नमस्कार बंधुओं, अनुस्वार मंच पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि अनुस्वार मंच में साक्षात्कार के माध्यम से हम किसी न किसी बड़ी हस्ती से बातचीत करते हैं और पड़ताल करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा की। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं तेजेंद्र शर्मा जी। हम उनसे उनकी साहित्यिक यात्रा पर खोजबीन करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। स्वागत है शर्मा जी। धन्यवाद संजीव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ बातें होंगी दिल से जी, दिल खोल के सुनने वालों को, देखने वालों को नमस्कार। क्योंकि आपका जो उदाहरण है वो बिल्कुल विशिष्ट है और इतना अच्छा साहित्य लिखते हैं, कहानियां और उपन्यास लिखते हैं, मैं तो पढ़ के अभिभूत हो जाता हूं। अब हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत साहित्यिक यात्रा की शुरुआत से। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब और कैसे शुरू हुई और किसकी प्रेरणा आपको काम आई। संजीव भाई कि मेरे पिताजी उर्दू में लिखा करते थे। जी सर। वो पंजाबी उर्दू में लिखते थे, हिंदी भी उर्दू में, तो उनकी उर्दू रही जी। तो घर में लिखने का माहौल था और मैं उनका पहला श्रोता होता था। मुझे सुनाया करते थे कि मैंने ये लिखा। गजलें लिखते थे, नज़्में लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, अफसाने लिखते थे। मुझे याद है उन्होंने एक अफसाना लिखा था, खजूर की बेटी। इसमें खजूर के पेड़ के बड़े होने की पूरी कहानी थी। तो शुरू से ही क्योंकि घर में माहौल था तो कहीं ना कहीं उसके बीज पड़ते रहे होंगे। फिर नौकरी मैंने बैंक में की और पढ़ाई शाम को करता था। अच्छा। तो मैंने पढ़ाई के लिए बीकॉम ज्वाइन किया, मगर हमारे दोस्त कहते हैं हरदीप सिंह, उनकी बड़ी सिस्टर थी हरजीत, तो उनको हम दीदी कहते थे दोनों। तो उन्होंने कहते झल्ला है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो उन्होंने कहा झल्लू तेरी जो नेचर है ना, तुम्हें लिटरेचर पढ़ना चाहिए, तुम्हें कॉमर्स नहीं पढ़नी। तो फिर मैंने कॉमर्स छोड़ के और बीए ऑनर्स इंग्लिश किया। अच्छा। और जब बीए ऑनर्स इंग्लिश किया तो जाहिर है कि साहित्य से जुड़ गया पूरी तरह से। जी सर। मेरे ऊपर शेक्सपियर के ओथेलो का बहुत प्रभाव था और कीट्स और बायरन की कविताएं अच्छी लगती थी। तो एमए करते ही मैंने अपनी पहली किताब अंग्रेजी में लिखी लॉर्ड बायरन पर और दूसरी किताब लिखी जॉन कीट्स पर। जी। तो साहित्य एक मामले में जीवन से इतना जुड़ गया था, लेकिन बात यही थी कि सोचता अंग्रेजी में था, बिकॉज अंग्रेजी पढ़ता था। जी। हिंदी मैंने बहुत कम पढ़ी, 5वीं तक तो गुरुमुखी पढ़ी पंजाब में। क्या कह रहे हैं? फिर 6ठी 7वीं 8वीं में हिंदी पढ़ा। भाषा आप ऐसे लिखते हैं आप, इस अमेजिंग। ये इसका दोष सारा आप मेरी दिवंगत पत्नी को दे सकते हैं। वो पीएचडी कर रही थी हिंदी में, तो उनके जो उपन्यास थे उन्होंने लिए थे अपने पीएचडी के लिए, वो सब मैंने पढ़ डाले। तो करीब 75 उपन्यास थे। उनका जो विषय था वो उस जमाने में मुझे टंग ट्विस्टर लगता था। हिंदी के आधुनिकतम उपन्यासों की प्रवृत्तियों का अनुशीलन। तो जब उनके गाइड ने मुझे ये सब्जेक्ट बताया तो मैंने कहा सेम टू यू, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया कि वो कह क्या रहे। उसके बाद जब मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं भी लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा। इंदु ने मेरी कहानी को ठीक किया और मेरी भाषा भी और मेरी व्याकरण भी।
फिर हमने वो कहानी नरेंद्र कोहली को भेजी। वो मेरी पत्नी को बहन मानते थे, उनसे राखी बंधवाते थे। तो उन्होंने उस 22-23 पेज की कहानी को काट पीट के 8 पेज का कर दिया और कहा कि भाई अब ये कुछ कहानी ऐसा बना है। तो मुझे पहली कहानी में ये समझ में आ गई कि कहानी में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। जी सर। तो जब वो कहानी छपी तो मेरी अंग्रेजी की पहली किताब 1977 में छपी थी और हिंदी की पहली कहानी 1980 में नवभारत टाइम्स में, और कहानी का नाम था प्रतिबिंब। तो इस तरह से मैं जुड़ा साहित्य से। मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा है कि आपने कैसे मस्ट कर लिया था। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी आपको सुनाता हूँ, थ्योरी नहीं इवेंट सुनाता हूँ। माय वाइफ वांटेड टू डू पीएचडी, तो उसने बात की किसी प्रोफेसर से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डीएवी कॉलेज, डॉक्टर सुमन अस्थाना। डॉक्टर सुमन अस्थाना से जब बात हुई तो कहने लगे क्या क्या सब्जेक्ट संजीव लोगे वो बता दो मेरे को, टॉपिक क्या लोगे। तो कम 2-3 टॉपिक सोच के आओ, तो फिर उसके ऊपर हम लोग चर्चा। अब हम टॉपिक छोड़ के ऐसे चिप पिकअप करके गए। तो पहला टॉपिक हमने उनको बताया कि क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशंस इन सिलेक्शन ऑफ वोकेशन। वो कहती है एस्ट्रोलॉजी कौन पढ़ेगा काके, बड़ा डिफिकल्ट है। तो फिर हमने कहा एक और टॉपिक आपको बताता हूँ। मैंने क्या, हमने कहा एप्लीकेशन ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टेक्निक्स इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। कहती ये तो थोड़ा थोड़ा चलता दिख रहा है, यही चलाओ, बट वैसे आज तक कभी हुई नहीं पीएचडी ऐसे सब्जेक्ट में। खैर एनीवे हमने उसके ऊपर काम किया दोनों लोगों ने। और सनातन धर्म गुरुकुलम लिमिटेड के एक त्रिवेणी अकादमी है चिकमंगलुरु के पास, दैट वाज द फर्स्ट कारपोरेट इंस्टीट्यूशन। तो वो कारपोरेट इंस्टीट्यूशन को लेकर के हमने सारा का सारा किया। तो जब एग्जामिनेशन मतलब वाइवा के लिए जब पहुंची मैडम, तो मैं भी गया था, अभी सेवा करनी जरूरी है। तो इनसे पूछते हैं ये टॉपिक आपने कैसे लिया। तो इन्होंने बोला टॉपिक ऐसे लिया कि मेरे फादर जो ना, मेरे हस्बैंड जो है ना, वो कंपनसेटरी हैं, कास्ट अकाउंटेंट हैं और मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया, ब्ला 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 जो भी उन्होंने बताया। तो उनका वो आए हैं क्या, तो इन्होंने कहा जी आए हैं, बाहर हैं, उनको बुलाइए तो ये उपलब्ध हो जाएगा। वेल, तो इस तरीके से बाय बाय इनका होने की बजाय मेरा हो गया। देखिए क्या मजेदार बात है। उनसे कहते हैं और सब कुछ नहीं, मुझे कोई ऐसे ही 5-10 टॉपिक लिख दो। तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं अप्रत्याशित से। खैर अब आगे चलते हैं इसी श्रृंखला में। आपसे अगला प्रश्न ये है कि आपकी पहली रचना का प्रकाशन कब हुआ और वो कौन? मैंने भी आपको बताया कि 1980 में बॉम्बे से नवभारत टाइम्स छपता था जो जिला है। जी सर। तो उसमें प्रतिबिंब का प्रकाशन हुआ था। जी सर। और उसके बाद से ना तो मुझे कभी प्रकाशन में कोई समस्या हुई कहानियों की मैगजीन्स में, जी सर। और ना ही कभी कोई समस्या पुस्तक छपवाने में हुई। जैसे बहुत से लेखकों को अनुभव होते हैं कि भाई संकलन नहीं छपा, पुस्तक नहीं छपी, लेकिन मैं धार्मिक में भी छपा, सारिका में भी छपा, साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपा, श्री वर्षा एक मैगजीन निकलती थी, कैलकाटा से भी मैगजीन थे, ज्ञानोदय भी था। मैं हर जगह मतलब जहां हुआ मैं छपा। जी सर। तो ऐसी कोई समस्या हुई नहीं प्रकाशन की। और पहला ही कहानी संग्रह वाणी प्रकाशन से छपा। तो कुल मिला के प्रकाशन को लेके
कोई शिकायत मन में नहीं है। हमारे प्रकाशन से भी कोई शिकायत तो नहीं है? कुछ अशुद्धियां छूट गई थी, तो अगली रिप्रिंट में उसको ठीक करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक। बस इंटरेस्टिंग चीज ये कि आपकी किताब एयरपोर्ट के लिए सेलेक्ट हो गई है। क्या बात है सर, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने 8 टाइटल अभी सेलेक्ट किए हैं, 9 टाइटल सेलेक्ट किए हैं, और वो अब कुछ सेलेक्टेड एयरपोर्ट्स पर अवेलेबल हो जाएगी, जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, और बेंगलुरु है, और भी जगहों पर जहां भी बहुत बड़ी खबर है। मैं हमेशा बचपन से, मतलब जब से लेखन शुरू किया तब से चाहत होती थी कि मेरी किताबें रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे और एयरपोर्ट्स पे मिले। तो इसलिए जब डायमंड बुक्स वालों ने मुझे एक किताब के लिए कहा, तो मैं उनकी किताबें देखा करता था रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे कि डायमंड वालों की किताबें होती हैं। तो मैंने जल्दी से हाँ की, मैंने कहा मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी किताब किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, पे पहुंचेगी। तो अब आपने बता दिया कि एयरपोर्ट पर भी मिलेगी, तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मैं दूसरी चीज भी बताना चाहता हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट एच व्हीलर के साथ रेलवे स्टेशन के लिए भी हो गया। फैंटास्टिक। अभी वो ऑपरेशन शुरू नहीं किया है, वो एक दिन जाना है उनके पास में। तो एच व्हीलर अभी भी एक्टिव है मतलब? हाँ, उनकी जो पुस्तक की जो दुकान होती थी, किताबों की जो दुकान होती थी, उसके साथ कुछ और चीजें ऐड कर दी गई हैं, तो वो थोड़ा रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ा। जैसे इसेंशियल आइटम्स की दुकान अलग होती थी, फिर कुछ मिलता था कुछ नहीं मिलता था। अब इसमें आपको रेलवे पर सब कुछ मिल जाएगा इस दुकान पे, तो ये चीज चल रही है। खैर, तो ये कविता थी या कहानी? मैंने सुना आप कविता भी अच्छी लिखते हैं। अच्छी है कि नहीं, बस कभी कभी लिखी जाती है। कोई कविता तो कोई लिखता नहीं है, वो तो अपने आप को लिखवाती है। और आपने तो मैंने दरअसल कविता से पहले गजलें लिखनी शुरू की थी। ठीक, क्योंकि बाबूजी गजलें लिखते थे तो दिमाग में वही मीटर रहता, लेकिन मैंने गजल लिखने की ट्रेनिंग नहीं ली जी। जैसे मुझे जो तकनीक है वो नहीं आती है। मगर मैंने क्या किया कि मैं अपनी गजलें गा के लिखता हूँ। अच्छा। तो जब मैं गा के लिखता हूँ तो वो मीटर में बैठ जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब वो मीटर में बैठ जाती हैं तो फिर वो वजन में होती है। बहर की तकनीक ना मालूम होते हुए भी वो कानों को बुरी नहीं लगती जी। तो गजलें लिखते लिखते बीच बीच में मेरे एक्चुअली गजल लेखन का और कविता लेखन का एक अच्छा मंच था। जनसत्ता का एक मैगजीन आती थी सबरंग। हाँ, या तो राहुल देव हुआ करते थे संपादक उसके, और सबरंग के संपादक हुआ करते थे धीरेन्द्र अस्थाना। तो मेरी बहुत सी कहानियां और गजलें सबरंग में छपी। अच्छा। तो वहां से ये हौसला हुआ कि हाँ ऐसी गजल लिख लेता हूं जो छप जाए पत्रिका में। तो उससे काफी हिम्मत बनी। तो हमारा अनुरोध होगा कि आप कोई एक चुनिंदा गजल जो आपको पसंद हो वो थोड़ा सा गुनगुनाइए, ताकि बातचीत और विमर्श के बीच में थोड़ा सा संगीत भी आ जाएगा। एक गजल मेरी है कि घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है, घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है, शिद्दत से आज दिल ने उसे याद किया है।
घर जिसने किसी गैर का। जग सोच रहा था कि है वो मेरा तलबगार। जग सोच रहा था कि है वो मेरा तलबगार। मैं जानता हूँ उसने, मैं जानता हूँ उसने ही बर्बाद किया है। मैं जानता हूँ उसने ही बर्बाद किया है। शिद्दत से आज दिल ने। तू ये न सोच शीशा सदा सच है बोलता। तू ये न सोच शीशा सदा सच है बोलता। जो खुश करे वो आईना, जो खुश करे वो आईना ईजाद किया है। घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है। शिद्दत से आज दिल ने उसे याद किया है। घर जिसने किसी गैर का। इस तरह कुछ लिख लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। इसको देख के लगता है आपने कई विधाओं में काम किया और पारंगत हैं आप, एक से अधिक उसमें। इतनी बढ़िया गजल। पारंगत तो आदमी आखिरी दिन तक नहीं होता, बस ये है कि भाई लगे हुए। और मैं तो ये कहता हूँ कि पारंगत होना ही नहीं चाहिए, एक डर लगा रहना चाहिए हमेशा कि कहीं कोई गलती न हो जाए। ये मैं जब बीबीसी में नौकरी करता था तो ओंकारनाथ श्रीवास्तव हमारे सीनियर थे, तो वो कहा करते थे कि दिल में ये डर लगा रहना चाहिए कि हमसे कोई गलती हो जाएगी, तो गलती नहीं होगी, लगे रहिए। तो ये है कि हर बार जब लिखता हूं तो लगता है पहली कहानी लिख रहा हूं, पहली गजल लिख रहा हूं। तो उससे ये होता है कि इस बात का ध्यान रहता है। हाँ, ये फर्क है कि अब चीजें ज्यादा सहज रूप थी। बहुत सी चीजें जिन्हें पहले सोचना पड़ रहा था वो खुद ब खुद चली आती हैं। लेकिन अब एक बात दिमाग में है संजीव भाई कि आज ऐसी स्थिति में बैठा हूं कि ये लगता है कि तब तक ना लिखूं जब तक कहने को कुछ नया ना हो। बहुत सही। अपने आप को रिपीट करने से बहुत डरता। अब देखिए, आपके यहाँ से जो कहानियां छपी हैं, उन सब के केंद्र में मृत्यु है, मगर हर कहानी दूसरी कहानी से अलग है। बिल्कुल ठीक बात। तो इसलिए मृत्यु के कितने रंग हो सकते हैं, इसीलिए उसे मृत्यु का इंद्रधनुष कहा। तो ये प्रयास है मेरा कि मैं कम से कम अब जो भी लिखूं तो मेरा पाठक ये कह सके कि भाई एक नई दुनिया से परिचित कराया जा रहा है। आपकी अनुमति से आपकी जो थीम थी गजल की, उस थीम पे मेरी भी एक थोड़ी छोटी सी रचना है, यदि अनुमति पढ़ के सुना। मेरे अंजुमन में आके कोई लूट कर गया, सब खाक हो गया, मुझे इसका पता नहीं। चलता गया अंधेरों में मैं मंजिलों की ओर, देखा नहीं कि आगे कोई रास्ता नहीं। जिन्हें नाखुदा समझ के पतवार थमा दी, कश्ती को लाके साहिलों पे वो डुबो गए। गुलशन में जो बनाए थे हमने वो बागवां, मेरी जिंदगी में जाने कितने कांटे बो गए। बहुत अच्छे, बहुत बड़े। पत्थर के बुत से प्यार किया ये खता मेरी,
टकरा के चूर हो गए, किससे गिला करें। वाह वाह जिनकी वाह। वफा पे हमको था गुमान जहां में, बेगानों से मिले हमें अब क्या गिला करें। महफिल में आके यार की रुसवा हुए तमाम, तन्हा ही चलते जाएंगे हम अब तो उम्र भर। उल्फत की राह में अगर हो दर्द का ही साथ, तो क्यों वफा की हसरतें, क्यों चाहे हम सफर। अश्कों में जख्म दिल के कभी सूखते नहीं, फिर क्यों ना अपने हाथों से खंजर चुभाइए। वाह वाह। चिंगारियां भड़क उठे जब आशियाने में, चिंगारियां भड़क उसे उठे जब आशियाने में, तो आग क्यों ना हाथों से अपने लगाइए। वाह साहिल से दूर कश्ती में आ जाए गरदरार, साहिल से दूर कश्ती में आ जाए गरदरार, तो क्यों ना अपनी कश्ती हाथों से डुबोइए। तुर तूफान में लाख कोशिशों के जल न पाए जो, वो चिराग अपने हाथों से खुद ही बुझाइए। मुश्किल बहुत है कातिलों की करना भी तलाश, मिल जाए घर तो घर में ही मेहमान बनाइए। अब मौत का भी तो सहारा बहुत है यार, क्या उसके बाद और सहारा भी चाहिए। हाथों से अपने खुद को मिटाना भला भी क्यों, क्यों करना गम की जश्न में क्यों करना गम की जश्न में जिपे मनाइए। बस इतना ही है। जी सर। तो अब चले, कविता और कहानी के बीच में आपने चयन कैसे किया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मूलतः कहानीकार हूँ। जी। मेरी कविताएं और गजलें भी एक कहानीकार की कविताएं और गजलें हैं। हाँ। मैं बाय नेचर शायर नहीं हूं। मैं जीवन की चीजों को बहुत परख के समझ के फिर लिखता हूं। तो गजलें और कविताएं इसलिए लिखी गई क्योंकि वो अपने आप आ गई कि वह लिखो, हम लिख लिया। वरना जो शायर होता है उसमें जो फक्कड़पन है जी, उसकी मुझ में कमी है। मैं जीवन को ऑर्गेनाइज ढंग से जीने की कोशिश करता हूँ, अपने व्यवहार को संयत रखने की कोशिश करता हूँ कि हर चीज सुचारू ढंग से चले। जी। तो और हर बात को शायरी की तरह ले नहीं पाता, क्योंकि मैं जिंदगी की ठोस और गंभीर सच्चाइयों पे लिखना चाहता हूं। और शायरी में कहीं ना कहीं एक एस्केप तो होता है, चाहे हम लाख कोशिश करते रहे, बीच बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम ये कह दें कि जब गम का अंधेरा घिराए समझो कि सवेरा दूर नहीं। जी। तो ये चीज जब तक है वो शायरी तब तक जिंदा रहती है। लेकिन मेरे में एक बात है कि मुझे जहां अच्छी शायरी होती है मैं उसे पसंद करता हूं। मैं ये परवाह नहीं करता कि वो सिनेमा के लिए लिखी गई है तो वो खराब शायरी होगी। मेरा मानना ये है कि जो शायरी आपके दिल को छू जाती है वो अच्छी शायरी है। ठीक बात है। वो चाहे साहिर लुधियानवी ने लिखी है चाहे मिर्जा गालिब ने लिखी है, ठीक है। मूल बात यह है क्या वो आपके दिल को छू रही है, ठीक क्या बात। वो बात आप तक पहुंच रही है। तो मैं सिनेमा की कविता, सिनेमा की शायरी को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानता हूं जितना साहित्यिक शायरी और कविता को। बल्कि जो सिनेमा के शायर और कवि हैं
उनका काम साहित्यिक शायरों और कवियों से बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि उनको एक कहानी सुना दी जाती है, कहानी की एक सिचुएशन दी जाती है, सिचुएशन में नायक क्या, नायिका की भावनाएं क्या है वो बता दी जाती है, बताया जाता है कि ये एक्टर है और ये एक्ट्रेस है, उनकी इमेज के हिसाब से शब्द लिखने हैं। तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए फिर उनको एक धुन दे दी जाती है कि आपको इस धुन में इस मीटर में लिखना है। तो उसके बाद वो ऐसी रचना लिखते हैं जो सिनेमा के उस सीन के लिए तो ठीक है ही है, वो उसके बाद जब फिल्म उतर जाती है जी, तो उसके बाद वो उतनी ही महत्वपूर्ण रहती है कि वो अपना अर्थ फिल्म के बाद, फिल्म के बाहर भी कन्वे करती है। जैसे गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब ये उस सीक्वेंस में तो ठीक था, लेकिन ये जिंदगी का फलसफा है, जिसे हम अगर अपना लेते हैं तो मैं ये मानता हूं कि सिनेमा में बहुत बढ़िया शायरी हुई, बहुत बढ़िया कविताएं लिखी गई। शैलेंद्र, साहिर, शकील, राजा मेहंदी अली खां, कैफी आजमी, इंदिवर, राजेंद्र कृष्ण, और यहां तक कि जिनको बिल्कुल साहित्यिक नहीं माना जाता, आनंद बख्शी, उन्होंने भी कुछ ऐसे जबरदस्त जीवन को समझाते हुए गीत लिखे हैं कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते जी। ऐसा अद्भुत गीत लिखा उन्होंने जो जिंदगी की पूरी परिभाषा बदल भाषा है। और उसमें वो एक ऐसा इडियम यूज करते हैं, देखिए हम कहते हैं आंखों देखा सच नहीं होता, ये कहावत है, मगर आनंद बख्शी कहते हैं आंख धोखा है, क्या भरोसा है। अब देखिए ये है पोएट्री कि आंख धोखा है में कितनी सारी बातें कह दी उन्होंने, और क्या भरोसा है। तो मैं ये मानता हूं कि मुझे सिनेमा में लिखे गए गीत, सिनेमा में लिखी गई कविता, सिनेमा में लिखे गए गजलें, नज़में निजी तौर पे बहुत पसंद है। और मेरा मानना है कि तथाकथित महान साहित्यिक कवियों के, इन लोगों की रचनाएं आज का इडियम बन गई। जब शैलेंद्र कहते हैं सारे राज खुल गए, राजदार न रहा, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच्चा दुनिया वालों हम है अनाड़ी, ये सब हम कहते हैं आजकल। दोस्त दोस्त ना रहा, ये हम कहते हैं, ये हमारे आज के मुहावरे बन गए, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो मेरा मानना यह है कि सिनेमा के गीतों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और मैं इस पे काम भी कर रहा हूं कि 10 या 12 महत्वपूर्ण कवियों पर अलग अलग आलेख हों और मैं वो लोगों तक पहुंचाऊं कि इन कवियों ने कितनी खूबसूरत रचनाएं सिनेमा को दी है। सर जी, एक टाइटल हमारा आ रहा है, फरवरी तक आने की संभावना है, हिंदी साहित्य में फिल्मी गीतों का योगदान। बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे हिसाब से हर वो चीज साहित्य है तो कोई संदेशा देती है या किसी अच्छी बात का, स्थान का चित्रांकन करती है, तो साहित्य तो उसे मानना ही चाहिए। तो किसी भी, अगर वो सिंपल भाषा में लिखी गई है तो उसे साहित्य न माना जाए, ऐसा उचित नहीं। जी बिल्कुल। और कई गीत तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, क्या बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपको कहा जाता है कि तुलसी, मीरा, सूरदास, कबीर, नानक ये महान संत कवि थे, क्या उस पूरे पीरियड में
ये 5 लोग ही लिख रहे थे? नहीं, कम से कम 50,000 लोग तो लिख रहे होंगे। 50,000 नहीं तो कम से कम 5,000 जरूर लिख रहे थे। तो बड़ा भारत है, हर भाषा में कोई ना कोई लिख रहा है। मैं कह रहा हूं हम 5 ही को याद करते हैं। हम कहते हैं इस काल में इतनी महान रचनाएं हुई। हम प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, इन लोगों का नाम ले लेते हैं कि ये महान थे कवि। क्या इनके काल में केवल यही लिख रहे थे? तो नरेंद्र शर्मा जी को ले लीजिए, क्या लिखा है, और छोड़ वो दीजिए। कह रहे कितनी वैरायटी है, कितना वॉल्यूम है। कितने लोग और लिख रहे थे, उनमें से हम 10 लोगों को चुन लेते हैं, कहते हैं 10 महान थे। तो भाई जब सिनेमा की बात आती है, आप सिनेमा का सबसे निकृष्ट गीत चुनते हैं, उसका मुकाबला करते हैं साहित्य की सबसे ऊंची रचना से। ये कहां का न्याय है? अगर आप सिनेमा से निकृष्ट रचना चुन रहे हैं तो उसका मुकाबला साहित्य की निकृष्ट रचना से कीजिए। ठीक है। अगर आप साहित्य की बड़ी रचना चुन रहे हैं तो सिनेमा की बड़ी रचना चुनिए। एग्रीड, बिल्कुल तो सही। फिर उनका मुकाबला करिए और देखिए क्या वो आमने सामने खड़े होते हैं कि नहीं। जिन लोगों को ज्ञानपीठ मिला है या साहित्य अकेडमी मिला है, उनके साहित्य की तुलना आप साहिर शैलेंद्र शकील से करिए, कैफी आजमी से करिए, इंदिवर से करिए, तो पता चलेगा कि दोनों में से ज्यादा कन्वे कौन करता है। जिस साहित्य में संप्रेषण तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है ही। अगर संप्रेषणीयता नहीं है या नहीं वो होती है तो फिर उस साहित्य का उपयोग समाज में कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है। और मैं तो ये भी मानता हूं कि हिंदी भाषा को या हिंदी बोली को पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार के लिए जितना महत्वपूर्ण किरदार फिल्मी गीतों का है, करेक्ट, मेरा ख्याल उतना किसी का नहीं। किसी भी भाषा का व्यक्ति बोलता हो, कोई व्यक्ति, लेकिन वो गाने गुनगुना, अगर म्यूजिक उसका उसको पसंद आ गया तो गुनगुना। देखिए आजकल हमारा एक छोटा भाई जैसा है मनोज मुंतशिर, वो जब लिखता है तेरी मिट्टी ते मिट जामा, तो देखिए पूरा नेशनल एंथम बन गया पूरे देश का। तो इस तरह से आज भी देखिए हर काल में अच्छे लेखक भी होते हैं, कमजोर लेखक भी होते हैं। तो जब हम हर काल में से अच्छे लेखक चुन रहे हैं तो हमें इस काल के भी अच्छे लेखकों की अच्छी रचनाएं चुननी होगी सिनेमा में। बिल्कुल ठीक है। जब इरशाद काबिल कुछ लिखता है, या वो जो जोशी है लड़का, वो कहता है कि डर जाता हूं मां, सितारे जमीन पर जो उसने लिखी है, तो इन लोगों ने अच्छी रचनाएं दी हैं सिनेमा को। यही लोग हैं बहुत है सर, मैं जो तो सिनेमा को रॉट बनने से बचाते हैं और गीतों में साहित्यिकपन बरकरार रखते हैं, और संवादों में भी। तो हमें ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप मनोज मुंतशिर को कहेंगे कि आप साहित्यिक नहीं हैं, तो वो ये कहेगा ना, आप तो मुझे साहित्यिक मानते ही नहीं, तो मैं कोशिश क्यों करूं यार सिनेमा में साहित्य लिखने की। ठीक बात है। तो अगर वो अच्छा लिख रहा है, अभी यहां लंदन आए थे वो, तो इतना खूबसूरत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया उनकी ऑनर में, कुमार विश्वास आए थे पीछे। मुझे लगता है कि ये लोग साहित्य की सेवा अपने एंगल से कर रहे हैं। हमें साहित्य के दरवाजे और खोलने होंगे। अगर हम उनको बंद करके अंदर बैठ जाएंगे ना, तो हमारी बात बाहर पहुंचेगी ना बाहर की बात अंदर आएगी। देखिए उपन्यास का अंग्रेजी नाम है नॉवल। उसे नॉवल क्यों कहा गया? क्योंकि वो एक नई तरह की रचना थी। ठीक बात है। उससे पहले उस तरह की रचना कभी लिखी नहीं गई थी। जब हेनरी फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयूज लिखा, तो किसी को उस तरह की रचना का अंदाज नहीं था कि ऐसी भी कोई रचना हो सकती है। तो उसे नॉवल ही कह दिया उन्होंने कि ये तो बिल्कुल नॉवल चीज है। और वही नाम। तो अगर साहित्य दरवाजे बंद रखता तो टी.एस. एलियट जैसे कवि आ नहीं पाते अंग्रेजी में। शेक्सपियर ने 450 पहले
जो 450 साल पहले ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया था। ब्लैंक वर्स का उन्होंने तब इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, ब्लैंक वर्स के साथ मीटर नहीं छोड़ा था। तो वो जो मीटर यूज करते थे उसको आयम्बिक पेंटामीटर कहते थे। तो कहना यह है, जब कविता में लय होगी, ताल होगी, वो ज्यादा आसानी से अपने श्रोता पाठक तक पहुंच पाएगी। क्योंकि हम जब कभी कोट करते हैं तो हमारी कोटेशन हमेशा तुकांत कविताओं की होती है। हम शेर कोट करते हैं, गीत कोट करते हैं, मगर हम अतुकांत कविताओं को कहीं कोट करते हुए देखते नहीं, सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो कवि को याद नहीं होती अपनी रचनाएं, तो श्रोता को कैसे होगी। आपको क्या लगता है, कौन से युग की भाषा शैली आपको छूती है? देखिए, भाषा नहीं छूती, हमेशा संवेदनाएं छूती हैं, क्योंकि भाषा बदलती रहती है रूप अपना। जो भाषा आज से 100 साल पहले इस्तेमाल होती थी, या इवन जो प्रेमचंद भी इस्तेमाल करते थे, वो भी आज डेटेड हो गई है। तो हर युग की अपनी एक भाषा है। ये है कि उस भाषा में हम अपनी संवेदनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, किस तरह व्यक्त करते हैं। तो प्रसाद अपनी भाषा में अपनी संवेदना को व्यक्त करते हैं और प्रेमचंद अपनी भाषा में करते हैं। दोनों के अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग स्कूल। तो मेरा अपना मानना यह है कि मैं शैलेंद्र का प्रशंसक हूं कि सरल भाषा में बड़ी बात कही जाए। जब आप सरल भाषा में बड़ी बात कहते हैं तो वो आम आदमी को भी समझ में आती है और ज्यादा विद्वान को भी समझ में आती है। उसकी संप्रेषणीयता बढ़ जाती है और बहुत दूर तक, बहुत भौगोलिक सीमाओं से बाहर जा सकती है। आज इंडिया में फिल्म बनती है, उसका गाना पता चला अमेरिका में गा रहे हैं या तुर्की में गा रहे हैं, तो इससे सीमाएं जो है ना बड़ी लंबी हो जाती हैं। सिर्फ एक थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि राज कपूर से 1980-82 में किसी ने पूछा था कि फिल्मी गीतों के बारे में आपकी क्या राय है जो आजकल बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम युवा थे तो गीत बजता था तो हमारा सर हिलता था, आजकल जब गीत बजते हैं तो पांव हिलता है। अब बीच में जो ट्विस्टिंग वाला यात्रा जो है वो सर से पांव तक की हो गई है। तो अब क्योंकि वेस्ट में डांस बहुत पॉपुलर है, तो जब बीट होती है वो बीट पे डांस करते हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से हिंदी सिनेमा में गीतों का इस्तेमाल हुआ है, गीत हिंदी सिनेमा का एक जरूरी हिस्सा बन गए। जो पहली फिल्म थी उसी में 35-40 गाने थे, अलमारा में ही, इंद्र सभा में तो गाने ही गाने थे। तो उसके बाद ये हुआ कि चलिए 5 से 8 गाने तो होंगे ही होंगे। तो गीत जो थे वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन गए, हमारे सिनेमा का एक ऐसा हिस्सा थे कि उनके बिना हम फिल्म को कंसीव नहीं कर पाते थे, और वो गीत कहानी को आगे बढ़ाते थे। अब मैंने अनाड़ी की बात की, तो अनाड़ी में जो गीत है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, उससे पहले एक म्यूजिकल इंटरल्यूड है। अब देखिए, निर्देशक उस इंटरल्यूड में अनाड़ी के पूरे चरित्र को एक्सप्लेन कर रहा है गाना शुरू होने से पहले। जैसे ही शंकर जैक्सन का म्यूजिक बजता है तो पहले आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं। तो ये अनाड़ी का व्यक्तित्व है कि ये इतना भोला भाला है, आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं, उस तरह से है। अगले सीन में भेड़ें जा रही हैं और उन भेड़ों के बीच में एक बकरी है।
वो आधी भेड़ें आधी बकरियां भी हो सकती थी, मगर सारा समाज भेड़ है, उसमें एक बकरी है, वो मेरा अनाड़ी है। उसके बाद उसके पांव टैप करते हैं कि वो जीवन में संगीत, उसका जीवन इस तरह का है। अचानक 5 स्काउट के बच्चे बैंड बजाते हुए निकलते हैं। स्काउटिंग इज फॉर कंपैशन। जी सर। कि वो कितना कंपैशन है उसमें, तो वो कंपैशन मेरे अनाड़ी में भी है। और उसके बाद चलते चलते अचानक उसके पांव के नीचे एक टिड्डी आने लगती है और वो अनाड़ी अपना पांव वहीं रोक देता है और फिर उस टिड्डी को उठाता है और उठा के पेवमेंट पे रख देता है। इससे पहले कि शैलेंद्र के शब्द शुरू हो, डायरेक्टर ने अपने कैमरे के माध्यम से अपना पूरा कैरेक्टर आपको समझा दिया कि आप किस कैरेक्टर को मिलने जा रहे हैं। तो सिनेमा को देखने के लिए भी उतना संवेदनशील होना पड़ेगा हमें जितना हम साहित्य को इंटरप्रेट करने के लिए संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आई वुड क्लैप। प्रवासी भारतीयों के बीच जो साहित्य का प्रवाह हो रहा है, अच्छा हो रहा है, काफी लोग जुड़ रहे हैं, उसके योगदान में और उसके आगे बढ़ने के, उसके भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो प्रवासी शब्द को हमें क्लियरली समझना होगा। मैं मॉरिशस, सुरिनाम, फिजी, ट्रिनिडाड, वहां के लेखन को प्रवासी नहीं मानता, क्योंकि वो वहां की तीसरी या पांचवी पीढ़ी है। तो वो वहां की पांचवी या तीसरी पीढ़ी है और वो उस पीढ़ी में वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए और वहीं वो पढ़ाई की, सब कुछ किया, पूरा अपना डेवलपमेंट हुआ। उन्हें अगर भारत से कोई लगाव है तो भारत उनके लिए एक पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा हो सकती है। उन्हें प्रवास का दर्द नहीं है। वो भारत को मॉरिशस में मिस नहीं करते, वो वहीं रहते हैं, वहां उनका घर है। प्रवासी लेखक हमेशा पहली पीढ़ी का प्रवासी होगा क्योंकि उसने प्रवास किया होगा। हमारे बच्चे प्रवासी नहीं है, क्यों? उनके बच्चे प्रवासी नहीं है, वो ब्रिटिश है, अमेरिकन है, कैनेडियन है। और मैंने हमेशा एक कहा है कि प्रवासी लेखन की 3 स्टेजेस होती हैं जी। पहली स्टेज में प्रवासी जो है वो नॉस्टैल्जिक होके अपने मुल्क को याद करता है, अपने माहौल को, अपने दोस्तों को, अपने थीम्स को। दूसरी स्टेज में वो अपने अपनाए हुए देश को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखता है और उसे समझने का प्रयास करता है और उसकी तुलना अपने देश से करता है। कहीं उसका अपना अपनाया हुआ देश अच्छा लगता है, कहीं उसका अपना पुराना जो जन्म स्थान है वो अच्छा लगता है। और तीसरी स्थिति पे बहुत कम प्रवासी लेखक पहुंच पाते हैं। तीसरी स्थिति यह है कि वहां पे आप अपने अपनाए हुए देश के बारे में ठीक वैसे ही लिखते हैं जैसे कोई अंग्रेज लिखेगा, केवल भाषा हिंदी होगी। तो जब तक मेरे कंसर्न्स ब्रिटेन के नहीं हो जाएंगे, अमेरिका के नहीं हो जाएंगे, कनाडा के नहीं हो जाएंगे, जब तक मैं उस जीवन के बारे में ठीक वैसे ही नहीं लिखूंगा जैसे कोई अंग्रेज लिखता है जी, तब तक मैं वहां का लेखक नहीं कहला पाऊंगा। मुझे अपने अपनाए हुए देश की पतझड़, अपनाए हुए देश का साहित्य, अपनाए हुए देश का इतिहास, ये सब अपना बना लेना है। जब तक ये नहीं होगा तो मैं पहली और दूसरी स्थिति में लिखते लिखते खर्च हो जाऊंगा और मैं हिंदी साहित्य को कुछ ऐसा नहीं दे पाऊंगा जो नया हो।
आप कब्र का मुनाफा तभी दे पाएंगे जब आप यहाँ के समाज को समझेंगे। ठीक बात, वरना नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब मैं कहता हूं कि इंग्लैंड अपने प्रवासियों से कह रहा है, या कोई भी मुल्क अपने प्रवासियों से कह रहा है, जो तुम न मानो मुझे अपना हक तुम्हारा है, जो तुम न मानो मुझे अपना हक तुम्हारा है, यहां जो आ गया एक बार बस हमारा है। और फिर कहता है कि नदी की धार बहे आगे मुड़ के ना देखे, नदी की धार बहे आगे मुड़ के ना देखे, ना समझो इसको भंवर, अब यही किनारा है, यही किनारा है। तो जब तक आप इसे किनारा मान के उसे अपना नहीं मानेंगे, तब तक आप वहां की चीजों के बारे में लिख नहीं पाएंगे, जुड़ाव नहीं होगा। यहां पर समस्या पता है क्या है? 90% हिंदी के लेखकों ने किसी अंग्रेज का घर भीतर से नहीं देखा। लिखेंगे क्या? तो जब तक आप उस समाज से जुड़ेंगे नहीं, उस समाज को समझेंगे नहीं, उस समाज की मानसिकता को नहीं समझेंगे, आप कैसे लिख सकते हैं? तब तक आप उस समाज के बारे में ऑथेंटिकेटेड राइटिंग नहीं कर सकते। जब आप कहानी का कोई बुनावट की तैयारी करते हैं कहानी की, तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है विषय वस्तु यानी कथानक, और दूसरा पात्र चयन। इन दोनों के बारे में आपका क्या अनुभव हुआ? कैसे आप कहानी प्लॉट करते हैं और कैसे पात्रों को चयन करते हैं? ये कहानी लिखने का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, हर कहानी का जन्म थोड़ा अलग सा होता है। कुछ कहानियां घटनाओं पर आधारित होती है, कुछ कहानियां थॉट पर आधारित होती है। ठीक बात। कुछ केवल एक बिंदु है, उस बिंदु से कहानी शुरू हो जाती है। मैं आपको एक घटना की कहानी बताता हूं कि मैंने उस कहानी में कैसे पिरोया। जी। मैं एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सन था, तो मेरा एक दोस्त मुझे मिला टोक्यो से आते हुए, जो टोक्यो में एम्बेसी में काम करता था। जी। तो उसमें क्या हुआ कि मैं उससे जब मिला तो एक्चुअली खुश हुआ। तो मैं उससे बात करते करते जब बात कर रहा था, तो उसने मुझे ये बताया कि यार तेजेंद्र, ऐसा हुआ कि एक सरदार की डेथ हो गई, तो वहां जब हमने उनके परिवार वालों को कहा कि उसके पैसे भेजने हैं, तो वहां माँ में और बीवी में लड़ाई हो गई। बीवी कहती मेरा हस्बैंड मरा है मैं पैसे लूंगी, माँ कहती है मेरा बेटा मरा है मैं पैसे लूंगी। वो मुझे इतना बता के चला गया, दिल्ली में उतर गया। मैं 6 महीने बेचैन रहा, क्योंकि पूरी घटना तो मालूम नहीं थी। हाँ, तो कल्पना में ही जाना था घटना को बीट करने के लिए। 2 लाइनें बता के चला गया। मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया कि ये कैसी बन सकता है, किस तरह के परिवार होने चाहिए, इसका माहौल कैसा होना चाहिए। अगर इसका माहौल नहीं पता चलेगा तो कैसे मैं इनके बारे में लिख पाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण था मेरे लिए। तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं पहले इस घटना के लिए कोई जगह सोचूं। हाँ। कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे ये बताया जा सकता है कि ऐसे लोग होंगे जो इस तरह से बातचीत करते हो, इस तरह की सोच रखते हो, रिएक्शंस करते हो। तो मैंने फरीदाबाद के सेक्टर 18 और 15 को चुना। सेक्टर 18 में हाउसिंग बोर्ड के घर है और सेक्टर 15 में कोठियों वाले घर है। कोठियों वाले घर। तो उसको मैंने बनाया। फिर मैंने अपना एक बचपन का दोस्त चुना जिसे विदेश में जाकर सेटल होने की चाह थी, तो मैंने उसको मुख्य पात्र के तौर पे लिया। मेरे एक ड्राइंग के टीचर होते थे, बड़े गुरसुख थे। वो शलवार पहनते थे, लंबी कमीज पहनते थे, कॉलर वाली लंबी, और सर्दियों में उसमें कोट पहन लेते थे और दाढ़ी खुली रहती थी और
गुरुद्वारे का प्रसाद खा के जैसे दाढ़ी मान लेता तो घी वाला लगा रहता था उसमें। उनको मैंने दारजी के रूप में सोचा कि उनकी जो चरित्र है वो दारजी बन जाएगा। तो इसी तरह मैंने जीवन में से कैरेक्टर सोचे, फिर घटनाक्रम सोचा कि किस तरह से घटनाक्रम बनाया जाए। अब क्योंकि मैं एयर इंडिया में था तो मेरे लिए ट्रैवल इंडस्ट्री बिल्कुल आसान थी। तो मैंने टोक्यो में इलीगल इमिग्रेंट कैसे जाते हैं इस पे रिसर्च किया, पूरा रूट बनाया जिस तरह इलीगल लोग जाके टोक्यो में सेटल होते हैं। और फिर एक माँ है जिसे अपना बेटा फॉरेन जाना बड़ा अच्छा लगता है। फादर समझता है कि वहां जाके करता क्या है, घर में अच्छा वाला बिजनेस है लेकिन वो छोड़ के वहां वेटरगिरी कर रहा है। तो ये एक कैरेक्टराइजेशन है। फिर किस तरह से वो वहां इलीगल लोगों के साथ रहता है और उसकी जब सड़क के एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो किसी देश में इलीगल लाश होना कितना भयावह है कि उस लाश को कोई दोस्त पहचान नहीं सकता कि सारे इलीगल पकड़े जाएंगे। तो आप सोचिए एक इलीगल लाश टोक्यो की सड़क पे पड़ी है। अब अगला स्टेप ये कि चलिए कोई तो ऐसा हो जो लीगल भी हो, उसका दोस्त भी हो, वो उसको चुप पहचाने। अब वो जब हाई कमीशन से अप्रोच करता है तो कहता है जी हम दोस्तों ने मिलके 3 लाख रुपए इकट्ठे किए। 80s में 3 लाख रुपए बहुत होते थे जी। तो 3 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, तो इसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए लाश को भेजना है इंडिया। तो वो जो हाई कमीशन में जो आदमी काम कर रहा है एम्बेसी में, वो हमारा दोस्त ही था, तो हमने उसी को सोचा दिमाग। वो कहता है यार अगर ये सारा पैसा इसकी लाश भेजने में खर्च हो गया तो इसकी बीवी को क्या मिलेगा, इसका तो छोटा बच्चा है। तो ऐसे करते हैं इसका अंतिम संस्कार यहीं करवा देते हैं और जो इसकी अस्थियां हैं वो हम डिप्लोमेटिक मेल में फ्री भिजवा देंगे, पैसे इसकी वाइफ को भिजवा दो। तो फिर जब वहां से टेलीफोन आता है कि जी ये हो रहा है, तो कैसे मां बदलती है कि कल की आई मेरे बेटे को खा गई, अब पैसे भी खा जाएगी। और जो भाई है वो अपने फादर से कहता है जी ऐसा है लाश लाने मैं जाऊंगा और चक्कर चला के वहीं सेटल हो जाऊंगा। अच्छा, मतलब उसके दिमाग में पहले से ये प्लान चल रहा होगा कि इस तरीके से करेंगे, है ना। तो ये देखिए, तो कहानी 2 लाइन की थी और उपन्यास बन गई। वो डेवलप कैसे हुई? सही बात। और ये मेरे लिए टेलीविजन लिखते समय बहुत अच्छा था कि जो शांति सीरियल के लेखन से मैं जुड़ा था। जी सर। तो उसमें भी यही था कि कहानी 2 लाइन की थी मगर वो 758 एपिसोड तक चली। ओ, बड़ी बड़ी लंबी चली। वो पहला डेली सोप था इंडिया का। जी। आपकी रचनाओं का एक कुछ चुनिंदा रचनाओं का या उनकी पुस्तक का आप डिस्प्ले अगर कर सकें तो, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा। हाँ ये ठीक है, छोटा सा। ठीक है तो सर। वो अच्छा है और आप उसको प्ले कर लीजिएगा। ठीक है सर। इतना सब आपने लिखा है तो इस सिलसिले में एक सवाल ये है कि सबको सब अच्छे होते हैं, जैसे इस तरीके से बच्चे सब अच्छे लगते हैं वैसे अपने लिखे हुए सारे गीत या कहानी जो भी लिखे हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी कहानी होती है या कोई ऐसा पात्र होता है जो आपको रुचिकर लगता है। कोई बात शुरू हो तो आप उस पात्र को याद करते हैं या उस कहानी को याद करते हैं। तो ऐसी ही कोई कहानी या और पात्र अगर आपको आपके जहन में बने रहते हैं। कहानी तो हम सब लोग
हम जितनी भी कहानियां लिखते हैं ना, बड़ी मेहनत से लिखते हैं जी। मगर उनको पॉपुलर या उनको लोकप्रिय या उनकी एक्सेप्टेंस तो पाठक बनाते हैं। ठीक बात। जैसे मेरी कहानी देह की कीमत है, प्रतिलिपि में लिखा हुआ है कि 2,30,000 लोगों ने उस कहानी को पढ़ा। तो इसका मतलब है कि वो कहानी जो जिसकी मैंने अभी आपको पूरी रचना प्रक्रिया सुनाई, ये उसी कहानी की बात हो रही है। अच्छा। कब्र का मुनाफा जो कहानी है, उसे डॉक्टर पुष्पपाल सिंह ने 21वीं सदी की महान कहानी बताया। वाह। तो इसी तरह जब काला सागर लिखी थी तो कोहली जी ने कहा था कि हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि एयरलाइन से जुड़ी कहानियां लिखने का श्रेय तेजेंद्र शर्मा को जाता है, क्योंकि 82 में मैंने एक कहानी लिखी थी जो एयर होस्टेस के जीवन पर थी, उड़ान। तो ऐसी कहानियां हैं जिनके लिए बहुत शाबाशी भी मिली, प्यार भी मिला, लेकिन मुझे अभी वो कहानी लिखनी है जिसे मैं कह सकूं कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। कि परिवर्तन, परिवर्धन और परिष्करण चलते रहना चाहिए। आजकल लेखकों द्वारा जो कुछ लिखा जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। जैसे अभी साक्षात्कार के दौरान किसी ने कहा ये साहब लेखकीय विस्फोट है, तो उसका परिणाम जो होना चाहिए पाठकों के बीच असर आना चाहिए, किताबों की बिक्री में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है इसके क्या कारण और निवारण हो सकता है? देखिए, एक बहुत लंबे अरसे तक प्रकाशकों ने मेहनत करनी बिल्कुल बंद कर रखी थी। ठीक है ना, लाइब्रेरी सप्लाई पे चलते थे बस। देखिए, जब हमने लिखना शुरू किया था तो 1100 प्रतियों का पहला संस्करण होता था। 100 पुस्तकें रखी जाती थी, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, समीक्षा और पाठकीय प्रतियां, और 1000 का हिसाब किया जाता था। अब गोडाउन से बचने के लिए 100 प्रतियों का भी एडिशन निकालते हैं पहला। तो ऐसे में इंडिविजुअल बाइंग तो लगभग 0 हो जाती है, क्योंकि करोड़ों लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। अगर आप 300 किताबों का एडिशन निकालेंगे, 250 किताबों का एडिशन निकालेंगे, फिर कहेंगे ये तो बेस्ट सेलर हो गई क्योंकि इसकी 1000 किताबें बिक गई। तो सोचना यह है कि क्या हम पाठक पैदा करना चाहते हैं। हिंदी के लेखक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है संजीव भाई, उससे बताना पड़ता है कि वो लेखक है। चेतन भगत को बताना नहीं पड़ता, वो जहां जाता है वो लेखक है। तो इसमें प्रकाशक और लेखकों को मिलके कुछ ऐसा तय करना होगा, कुछ ऐसे रास्ते ढूंढने होंगे कि हम केवल विद्यार्थियों और लाइब्रेरियों पर निर्भर न रहें। और जहां तक लेखकीय विस्फोट का सवाल है, अब जब से सोशल मीडिया मिल गया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ा है, बिकॉज हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई जगह है। मेरे 3-4 दोस्त हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई पोस्ट डालते हैं। हाँ। मैंने उनसे कहा कि देखिए, मुझे आपकी पोस्ट अच्छी लगती है, हम पत्रिका निकालते हैं पुरवाई, तो अगर आप अपनी रचना हमें पुरवाई में भेजें तो हम उस रचना को पुरवाई में प्रकाशित करेंगे और फिर आप वो लिंक साझा करिए, तो एक परमानेंस हो जाएगी, क्योंकि पोस्ट तो बाद में ढूंढनी पड़ती है, मगर पत्रिका में क्योंकि वो हो जाएगा तो लिंक आपके पास सुरक्षित हो जाएगा। जी।
मगर वो जो इंस्टेंट पॉपुलैरिटी है, इंस्टेंट रिएक्शन है कि आज मैंने रचना लिखी है और कल मुझे इस रिएक्शन मिल जाए। देखिए, मैंने जब भारत छोड़ा है तब तक मेरे 3 कहानी संग्रह वाणी प्रकाशन से छप चुके थे, और मुझे अभी, अच्छा हंस में मैं बहुत छपा, लेकिन मुझे कहानीकार मानते नहीं थे। क्यों? क्योंकि मैं दाएं हाथ से लिखता था और सारे मानने वाले बाएं हाथ से लिखते थे। तो क्या रीजन है? लगता था कि जब तक ये बाएं हाथ से लिखना नहीं शुरू करेगा तब तक हम इसको लेखक नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैंने ये देखा कि पेशेंस बहुत जरूरी है। जब तक पेशेंस नहीं होगी लेखक में, जल्दबाजी होगी, वो लिखेगा तो जरूर। देखिए, हम में से कोई भी व्यक्ति ये कह के सुबह नहीं उठता कि आज मैं कोई गंदी रचना लिखूंगा। ठीक बात है। हम सब अच्छी रचनाएं लिखते हैं, तो हम कैसे कोई गंदी रचना लिख सकते हैं? तो ये बहुत आवश्यक है कि हम ये सोचें कि रचना, अच्छी रचना, उल्लेखनीय रचना, महत्वपूर्ण रचना और कालजयी रचना, ये अपने अपने समय के अनुसार बनती है। और अगर हम तुरंत रिएक्शन चाहेंगे तो गलत भी आ तो सकता है और आपको अवसाद में डाल सकता है। और दूसरी बात यह कि समय तय करता है आप कितने अच्छे लेखक हैं, मित्र नहीं तय करते। वो कबीर और तो मित्र आपकी मुंह पे तारीफ कर सकते हैं। और मीराबाई ने कौन सा जो है ना कोई रजिस्ट्रेशन कराया था साहित्य अकादमी में। अच्छा, आज क्या हुआ है कि हिसाब किताब बदल गया है। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी सर जीवित लेखकों पे पीएचडी नहीं होती थी, अब तो होने लगी। पीएचडी के लिए मरना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आप मरे नहीं है तो आप पे पीएचडी नहीं होगी। ये पहली क्राइटेरिया था। तो अब क्योंकि जीवित लोगों पे भी पीएचडी होने लगी है तो उसमें बहुत जोड़ तोड़ होने लगे। और जो एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो कहते हैं तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी खुजाऊंगा, तू मेरे पे पीएचडी करा मैं तेरे पे कराऊंगा, क्योंकि दोनों लेखक हैं। ये भी काफी अरसे से हो रहा है। तो देखना यह है कि हम एक, हमारा एम होना चाहिए कि हमें हमारी हर नई रचना हमारी हर पुरानी रचना से बेहतर हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम साहित्य के साथ न्याय नहीं करेंगे। हमें जल्दबाजी में रिकॉग्निशन की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। आपकी आवाज चली गई। हमने कहा वक्त अपने आप रास्ता बनाता है, वक्त अपने आप मंजिल पर पहुंचाता है। ये अनुदित साहित्य के बारे में क्या आपने कोई अनुवाद किया है या आपकी किसी पुस्तक का अनुवाद हुआ है? मेरी बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद हुआ है। मेरे जो कहानी संग्रह है, पंजाबी में 2 है, गुरमुखी में, उर्दू में 1 है, बंगाली में 1 है, नेपाली में 1 है, उड़िया में है। ओहो, और कहानियां मराठी, गुजराती, तमिल सब में हुई है। लेकिन मेरा अनुवाद को लेके एक पॉजिटिव सोच ये है कि अनुवाद का एक बहुत बड़ा लाभ है कि अगर चीज अनुदित नहीं है तो दूसरी भाषा के लोगों को उसका पता ही नहीं चलेगा। अनुवाद के जरिए चाहे इंट्रिकेट संवेदनाएं न पहुंचे, मगर मूल साहित्य पहुंच जाता है। देखिए, रशियन साहित्य अगर भारत में
पॉपुलर है। अगर रूसी साहित्य को पढ़ा जा रहा है, रूसी साहित्य पर चर्चाएं हो रही है, अगर टोल्स्टॉय और गोर्की को दुनिया का महान लेखक माना जाता है, तो पढ़े तो वो अनुवाद के जरिए ही गए। अगर उनका अनुवाद अंग्रेजी में ना होता, अगर उनका अनुवाद दूसरी भाषाओं में ना होता, तो उनको कोई कैसे पढ़ना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि अनुवाद एक आवश्यक हिस्सा है साहित्य का, और वो होते रहना चाहिए ताकि हर भाषा का साहित्य दूसरी भाषाओं तक पहुंच सके। एक शिकायत आती है इस संदर्भ में, शिकायत यह आती है कि जहां अनुवाद करने की बात है हिंदी से क्षेत्रीय भाषाओं में और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में, वहां हिंदी के लेखक अनुवाद करने में हिचकते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वो दूसरी भाषा सीख करके उस भाषा के साथ उस भाषा के साहित्य को हिंदी में लाना नहीं चाहते हैं। परिणाम ये है कि आज प्रेमचंद की जो कहानियां जो अनुवादित हो रही हैं उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सही नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि नॉर्थ के लोग साउथ के भाषाओं को नहीं सीखना चाहते? देखिए, जिस भाषा को बोलने वाले ज्यादा लोग होते हैं वो इससे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि उनकी भाषा को सब लोग बोले जी, और उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है दूसरी भाषा सीखने की। मगर अनुवाद एक पूरा तकनीकी काम है, हर लेखक अनुवाद नहीं कर सकता। तो अनुवाद करने के लिए एक अलग किस्म की दिमागी सोच चाहिए। बिल्कुल। तो जब तक वो नहीं होगी, अब जैसे हमारे 2-4 मित्र हैं जो बहुत अच्छे अनुवादक हैं, जैसे सुभाष नीरव है, वो पंजाबी से हिंदी और हिंदी से पंजाबी करते हैं। सूरज प्रकाश है जो अंग्रेजी से हिंदी में करते हैं। तो दो बातें हैं कि आप जब अनुवादक हो तो जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हैं उसकी साहित्यिक भाषा आपको आनी चाहिए। ठीक बात। जिसमें अनुवाद कर रहे हैं और जहां से अनुवाद कर रहे हैं उसकी इतनी नॉलेज हो कि आप अर्थ का अनर्थ न करें। जैसे मेरी एक रचना है कैंसर, जिसमें नर्स, क्योंकि साउथ इंडियन है, वो भ को ब बोलती है, तो वो पेशेंट से पूछती है अभी कैसा है। तो जिसने उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया उसने कहा हाउस अभी। तो इससे उसका कसूर नहीं है, मगर उसका ज्ञान ऐसा था, लिमिटेड था। क्योंकि मुझे और आपको पता है कि एक साउथ इंडियन नर्स ऐसे ही हिंदी बोलेगी अभी कैसा है, लेकिन उसने ट्रांसलेशन में पूछा हाउ इज अभी। तो ट्रांसलेशन आसान काम नहीं है, अनुवाद कठिन काम है। जब तक हम उन भाषाओं का सही ज्ञान नहीं रखेंगे वो हो नहीं पाएगा। और आपको कैसा चल रहा? बढ़िया सब। अंत में एक सवाल आपके व्यक्तिगत और एक लेखों के लिए। व्यक्तिगत सवाल ये है, आपके अनुमति से पूछ रहा हूँ कि साहित्यिक यात्रा के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आपके हॉबीज का हिस्सा हैं? देखिए, मुझे थिएटर और सिनेमा से लगाव रहा है हमेशा। मैंने मंच पे भी एक्टिंग की है और मंच पे डायरेक्शन भी की है। रियली? नाटकों की, हाँ, लंदन में भी की है। तो जब स्टूडेंट था तब से स्कूल टेलीविजन में अंग्रेजी पढ़ाया करता था। अभी एमए में पढ़ रहा था लेकिन स्कूल टेलीविजन पे अंग्रेजी पढ़ाता था। फिर टेलीविजन के लिए लिखा, सिनेमा में एक्टिंग भी की। तो सिनेमा और मंच मेरे खास हॉबीज रहे हैं। हॉबीज में? और दरअसल
लिखना भी एक हॉबी की तरह शुरू हुआ था, जो बाद में पैशन बन गया। बाद में पैशन बन गया। तो ये आखिरी क्वेश्चन है कि आप नवोदित लेखकों को या उदीयमान लेखकों को किस तरीके से संदेश और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ छोटी सी 2 बातें कहूंगा। एक तो ये कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप अच्छा लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा लेखक एक ही बात को कैसे अलग से कहता है। जी। तो ये जरूरी है कि हम अच्छा लेखन पढ़ें। जब दूसरी बात यह है कि मैं खुद आज भी जब एक कहानी लिखता हूं तो उसे 4-6 हफ्ते के लिए छोड़ देता हूं। वो जो क्वारंटाइन पीरियड है। हाँ, मैं क्वारंटीन बहुत पहले से कर रहा हूं। फिर मुझे लगता है कि जब मैं उस कहानी को बाद में पढ़ता हूं तो वो किसी और की कहानी लगती है। फिर उसकी एडिटिंग में निष्ठुर होकर कर पाता। जी। तो जब मैं उसमें गलतियां खोज पाता हूं तो मैं उसे फिर तराशता हूं। अच्छा। और ये बहुत जरूरी है कि आपकी अपनी रचना से दूरी बने। हर इंसान को अपने शब्दों से बहुत प्यार होता है। बिल्कुल होता है। जब आप अपने शब्दों की एडिटिंग कर सके, काट छांट कर सके, उनको उनकी कमजोरी को समझ सके, तब आप एक सच्चे लेखक बन पाएंगे। जल्दबाजी में साहित्य नहीं लिखा जाता। साहित्य धैर्य का काम है, धैर्य का काम है, जीवन को समझने का काम है। जी। आपको साहित्य समाज का दर्पण नहीं है। साहित्य समाज को इंटरप्रेट करता है, जिंदगी को इंटरप्रेट करता है, समझाता है कि क्या है। अगर चित्र होता, अगर दर्पण होता तो खाली दिखाता, देखने से जिसको जो समझ में आता। मगर यहां साहित्यकार जीवन के मायने बताता है, समझाता है कि जीवन क्या है। अगर आपको खुद ही नहीं पता जीवन क्या है, और जीवन को विचारधारा के दबाव में मत देखो, जीवन को देखो, उसमें से विचार आने दो, ताकि जो आप खोज रहे हैं वो मिल सके, उसका आप इंटरप्रिटेशन कर सकें। ऐसा धन्यवाद। थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत। अनुस्वार मंच और इंडिया नेट बुक्स की तरफ से हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और हम इस प्रकार की चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, इसलिए आपको हम तकलीफ देते रहेंगे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी इन एडवांस। थैंक यू सर। टेक केयर सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।